हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल आईएसआई एकेडमी पर। आज के इस सेशन में मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो भारत के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लगातार अब तक पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्योरी वाले सेक्शन को जरूर देखें, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? This is about me, Tarun Kumar, MSc Geology, CSI NET qualified and 7 years of teaching experience in different institutes, Delhi. Okay. आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है which among the following organisms have respiratory organ? इनमें से कौन से जीव में respiratory organ है but does not have brain? ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद हैं लेकिन ब्रेन मौजूद नहीं है। इनमें से कौन से जीव में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद है बट ब्रेन नहीं है? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है स्टारफिश, सितारा मछली, क्रैब, केकड़ा, लीच, लीच दैट इज जोंक, एंड अर्थवर्म को केचुआ बोलते हैं। तो इसका आंसर है स्टारफिश। देखिए, स्टारफिश कम्स अंडर द इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा मैं जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आपके फाइलम इकाइनोडर्माटा के अंदर आते हैं और स्टारफिश में आपके दो ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक तो स्किन होता है, स्किन के द्वारा भी यहाँ पे सांस लिया जाता है, और दूसरा ऑर्गन जिसे डर्मल गिल भी बोलते हैं, डर्मल गिल। ठीक है, डर्मल दैट इज स्किन एंड गिल्स गलफड़े। स्किन पे मौजूद होता है गलफड़ा, डर्मल गिल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं, इसका नाम है पैप्यूले, पैप्यूले, पैप्यूले भी बोल सकते हैं। अब ये स्किन जो है ये आपको कहाँ होते हैं, जैसे कि आप देखिए ये सितारा मछली है, स्टारफिश। ओके, स्टारफिश। अब इनका जो फुट होता है, पैर, इस पे इस तरह से ट्यूब पिट होते हैं अरेंज, और यहीं पे आपको इन्हीं के द्वारा जो है इनमें रेस्पिरेशन होता है, जिसको स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, इनके वेंट्रल साइड में आपके इस तरह से मौजूद होते हैं ट्यूब पिट। ओके, ये सितारा मछली है, कम्स अंडर इकाइनोडर्माटा। ओके, नेक्स्ट, Which one of the following does not have gills? इनमें से कौन से जीव हैं जिनमें गिल्स नहीं होता है? सबसे पहला है प्राउन। प्राउन को आप हिंदी में झींगा बोलते हैं। ठीक है, झींगा मछली, प्राउन, क्रैब, केकड़ा, वेल एंड फिश। ठीक है, इनमें से कौन से जीव हैं जिनमें गिल्स मौजूद नहीं होते हैं? देखिए, वेल इज अ मैमल, यह एक स्तनधारी प्राणी है और इनमें आपके गिल्स मौजूद नहीं होता है। गिल्स की जगह पे क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके होते हैं मौजूद लंग्स। ठीक है, अब देखिए व्हेल करता क्या है, समुद्र के अंदर होते हैं और जब इन्हें सांस लेना होता है तो यह समुद्र के बाहर निकल के अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा, नाक के द्वारा ये आपको सांस लेके फिर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए यह इन्हें बाहर आना पड़ता है, समुद्र के बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, और फिर सांस लेके फिर अंदर चले जाते हैं। तो मैमल्स दैट इज वेल, वेल में आपके गिल्स मौजूद नहीं होते हैं। गिल्स की जगह पे क्या होता है? लंग्स। बाकी जितने भी जीव है, प्राउन, क्रैब और फिश, इन सभी में आपके गिल्स मौजूद होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एज वेल एज लंग्स। अब इनमें से कौन से ऐसे जीव हैं जहां गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है और लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है? देखिए, सबसे पहला फिश। फिश में तो आपको पता है गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, फिश में गलफड़ा होते हैं। फ्रॉग, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल। देखिए फ्रॉग, फ्रॉग जो जीव है इन्हें एम्फीबिया बोला जाता है। एम्फीबिया यानी उभयचर। उभयचर मतलब ऐसे प्राणी जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सके। ठीक है, अब जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये आपको लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और वाटर में ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन इनमें होता है। तो फ्रॉग में दोनों ऑर्गन है, लंग्स भी है और आपके गिल्स भी है। ठीक है, तो फ्रॉग में दोनों ऑर्गन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके एग्जांपल, इसके आंसर होंगे फ्रॉग। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट
ऑफ एन एवरेज एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है, देखिए समझते हैं इस चीज को। जब बच्चे 1 से 12 मंथ के होते हैं तो इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो आपको 30 से 60 पर मिनट होता है लगभग, ठीक है। 30 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, ओके। अगर ये बच्चे 3 से 5 वर्ष के होते हैं तो इनमें ब्रीदिंग रेट फिर रिड्यूस कर जाता है, यहां पे आपके 22 से 30 बार पर मिनट सांस लेते हैं, ओके। देन आफ्टर 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं इनका ब्रीदिंग रेट होता है आपको 18 से 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 18 से 20 मिनट पर मिनट टाइम्स पर मिनट, 18 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, ओके। तो ये यहां आंसर क्या होगा आपको, इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन 9 से 12 तो नहीं होंगे, 21-24 भी नहीं होंगे, 72-75 नहीं होंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा 15 से 18 मिनट, ओके। नेक्स्ट, लेंटिसल्स आर फाउंड इन। देखिए लेंटिसल्स मैंने पढ़ाया था आपको, लेंटिसल्स कहां होते हैं, स्टेम में। स्टेम के बॉडी, स्टेम के सरफेस पे इस तरह से लेंटिसल मौजूद होते हैं, ठीक है, पोर्स जिसे बोलते हैं, और इन्हीं पोर्स के द्वारा जो है आपको गैसेस सेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो लेंटिसल आर फाउंड इन रूट्स वेयर प्राइमरी ग्रोथ अकर्ड, नहीं रूट में तो नहीं होता है। वुड स्टेम फॉर गैसेस सेक्शन, यस दिस इज आंसर। ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, लिप्स में नहीं होता है। लिप्स में क्या होता है, तो लिप्स में आपके स्टोमाटा होता है, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, ओके। Fruit kept in refrigerator maintain their flavor and taste for longer period due to, अब देखिए रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स को रखा जाता है लंबे समय तक फ्रेश रहने के लिए, ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। तो सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस CO2, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर, स्लोइंग डाउन ऑफ रेस्पिरेशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ O2। क्या होगा इसमें, देखिए इसका आंसर है स्लोइंग डाउन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट जो है ना आपको इसमें स्लो हो जाता है, या फिर आपका अगर इसके जगह पे दूसरा ऑप्शन होता कि इट टेक लॉन्गर फॉर द बैक्टीरिया टू स्पॉइल द फूड, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इसके जगह पे कि इनमें बैक्टीरिया को एक्ट करने में लंबा समय लगता है जिसके कारण वह स्पॉइल होने से बचा हुआ रहता है, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। बट हियर द मोस्ट सुटेबल आंसर इज स्लोइंग डाउन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। देख सकते हैं इस तरह से घुमा घुमा के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। वेल रिस्पायर थ्रू, वेल जो है आपके वह उनमें रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन के द्वारा होता है, देखिए लंग्स, मॉइस्ट स्किन, गिल्स, बकल कैविटी। मैंने बताया आपको अभी वेल्स जो है वो स्तनधारी प्राणी है, एमाल्स है, और वेल्स में लंग्स मौजूद होता है फॉर द रेस्पिरेशन। और वेल क्या करते हैं, पानी के बाहर निकलते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इन्हें सांस लेने के लिए सरफेस से बाहर निकलना पड़ता है, पानी के बाहर निकलना पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, कार्डियक नॉच। अब ये कार्डियक नॉच होता क्या है, देखिए समझते हैं इसे। ये आपको ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ट्रैकिया आपको ब्रोंचाई में डिवाइड हुआ, ब्रोंचाई देन आफ्टर फर्दर जो है ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होता है, ओके, ब्रोंचियोल्स। और यहां आपके लंग्स हैं, ये आपके मान लीजिए दीज आर द लंग्स, ठीक है। अब देखिए दिस इज लेफ्ट लंग्स, दिस इज राइट लंग्स। लेफ्ट लंग्स के पास जो है ना आपको ये एक पोर्शन जो है इस तरह से धसा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं आप ये पोर्शन जो है ना आपको इस तरह से नॉच बना हुआ होता है। क्यों ये बना हुआ होता है, क्योंकि यहां पे आपके मौजूद होते हैं हार्ट, हृदय मौजूद होता है लेफ्ट लंग के पास। तो इसीलिए हृदय के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे आपकी लंग्स जो है इस तरह से घूम जाता है, या फिर एक नॉच क्रिएट हो जाता है, इन्हीं को कार्डियक नॉच कहते हैं। ये कार्डियक नॉच आपके लंग्स में कौन से साइड में है, तो आपके लंग्स के लेफ्ट साइड में है कार्डियक नॉच, ओके। अंडरस्टैंड क्यों होता है, तो यहाँ पे आपके हार्ट मौजूद होते हैं जिसके कारण एक नॉच क्रिएट हो जाता है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट,
ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, ब्लड में ऑक्सीजन जो है आपको कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, देखिए ये है आपके लंग्स में एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई से जुड़ा हुआ होता है हमारा ब्लड वेसल्स अंदर, ओके। अब ये ब्लड वेसल्स ब्लड में मौजूद होते हैं दो तरह के चीज, एक प्लाज्मा, दूसरा जो है आपको ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं। तो ब्लड सेल में एक मैंने बोला था आरबीसी में मौजूद होता है क्या? आरबीसी में मौजूद होता है हेमोग्लोबिन, और इसी हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना। तो यहां देखिए आरबीसी, आरबीसी तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन ब्लड में आप पढ़ेंगे आरबीसी को दूसरे नाम से इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको इरिथ्रोसाइट्स पता है तो आप ये आंसर का जवाब दे दोगे, लेकिन जब आपको आरबीसी पता है तो फिर ये आंसर आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप चीजों को थोड़ा सा एडवांस वे में जानने की कोशिश करें। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स एंड दिस इज ब्लड प्लाज्मा, ओके। एरिथ्रोसाइट दैट इज आरबीसी, ये इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, which one of the following is not the characteristic of the good respiratory surface? अब एक रेस्पिरेटरी सरफेस किस तरह का होना चाहिए, इसमें कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब which one of the following not the characteristic of the good respiratory surface? देखिए, large surface area, close to oxygen and gas transport, thin and moist, thick and dry surface। देखिए लार्ज सरफेस एरिया तो होना ही चाहिए। जब देखिए एल्वुलाई में जो है अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तभी यहाँ पे अच्छे तौर पे जो है ना यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा, ओके। लार्ज सरफेस एरिया तो होना चाहिए। देन क्लोज टू ऑक्सीजन एंड गैस ट्रांसपोर्ट, ये भी होना चाहिए, ऑक्सीजन के नजदीक में हो तो तुरंत में इससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। थिन होना चाहिए सरफेस एंड मॉइस्ट, नमी भी होना चाहिए, ओके। लेकिन ये थिक और ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ये थिक और ड्राई हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बताया था आपको अर्थफॉर्म में आपने देखा था किस तरह से उनके स्किन जो है ना बहुत ज्यादा जो है थिन होते हैं, जिसके कारण जो उससे अटैच्ड ब्लड वेसल होता है वो ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है, फिर फाइनली जो है फूड में जाके फूड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो सरफेस जो है वो आपको थिन होना जरूरी है और मॉइस्ट होना जरूरी है। ऑक्सीजन के नजदीक भी होना जरूरी है और लार्ज सरफेस एरिया भी होना जरूरी है, लेकिन उसे थिक और ड्राई होना चाहिए। आंसर इज 4, इसमें नहीं पूछा है, नॉट, ठीक है। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ, ब्लड में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कौन से माध्यम से आपको ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है, ब्लड में ट्रांसलोकेट होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए समझते हैं, देखिए फूड, इसे मिला आपको ऑक्सीजन, तो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाया, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना तो सेल के बाहर निकलेगा, सेल के बाहर निकलेगा तो इसको कैरी कौन करेगा, कैरी करके एल्वुलाई तक कौन पहुंचाएगा? तो देखिए होता क्या है रिएक्शन इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके H2CO3 बनते हैं, ठीक है। H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब ये H2CO3 आपको डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं आपके H प्लस HCO3 माइनस, हाइड्रोजन एंड HCO3 माइनस दैट इज बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यही आपके इन डाइजेस्टेड फूड को या फिर कह सकते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम, पहुंचाने तक, एल्वुलाई तक पहुंचाने का काम करता है, ये बाइकार्बोनेट। इसका आंसर क्या होगा आपको? बाइकार्बोनेट, ठीक। ये सारी चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया। नेक्स्ट, इन मैन विच ऑफ द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज, ह्यूमंस में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक गैस के एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है।
अब देखिए नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल नाक के पास होता है, यह तो आपको हवा को अंदर डालता है, ठीक है। जस्ट सी हियर द एग्जांपल्स। ये आपकी प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। दिस इज नॉस्ट्रिल, ये आपके नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के बाद अगेन यहाँ पे आपके आ जाएंगे फेरिंग्स, देन आफ्टर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये आपके ट्रेचिया, ट्रेचिया के बाद ये आपके ब्रोंचियोल्स हो गए, ब्रोंचियोल्स के बाद आपके ये एल्वेलाई है, और फाइनली दीज आर द लंग्स। तो गैसियस एक्सचेंज होता कहां पे है? नॉस्ट्रिल में नहीं होता है, ब्रोंचियोल्स में नहीं होता है, लंग्स में भी नहीं होता है। लंग्स में मौजूद होता है एल्वेलाई, जो हवा का बोरा है, जिसको एयर सैक बोलते हैं, हवा का बोरा। यहीं पे आपके गैसियस एक्सचेंज होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फिगर के तौर पे भी। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन अंदर जाता है ब्लड वेसल में, और फिर ब्लड वेसल में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होकर आता है वो फिर इस एल्वेलाई में जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज होते कहां पे हैं? इस एल्वेलाई के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट, वोकल कॉर्ड अकर इन विच स्ट्रक्चर। अब ये वोकल कॉर्ड होता कहां पे है, जहां से हम लोग बोलते हैं? वोकल कॉर्ड होता कहां है? फेरिंग्स में, ग्लॉटिस में, ब्रोंकियल ट्यूब में, लैरिंग्स में। इसका आंसर क्या होगा? इसका एरिंग्स होगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स यहीं पे वोकल कॉर्ड होता है। लैरिंग्स को आपको विंड पाइप भी बोला जाता है, विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, कुछ भी कह लें आप, दीज आर आपके लैरिंग्स को बोले जाते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बर्ड्स के में जो लैरिंग्स होता है, बर्ड्स में जो आवाज निकलता है, उसको साइरिंग्स बोलता है। DVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बर्ड्स में जो है आपके लैरिंग्स की जगह पे साइरिंग्स बोला जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, if the carbon dioxide concentration in the blood increases, the rate of breathing will। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो रेस्पिरेशन के रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, रेस्पिरेशन का रेट जो है डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टॉप करेगा, या फिर नहीं, कोई नहीं इफेक्ट होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो आपके इंक्रीज करेंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रीदिंग रेट ऑफ इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। अब मैमल्स में, स्तनधारी प्राणी में, ब्रीदिंग रेट जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन में मौजूद होते हैं थैलेमस, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गन है, ये सारे ब्रेन के पार्ट हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये चीज खैर आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बट यह रिलेटेड है ब्रीदिंग रेट से, रेस्पिरेशन से, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ डाला है, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हैं। ब्रीदिंग रेट को ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेगुलेट करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, लीव्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ। अब देखिए लीव्स में रेस्पिरेशन किस चीज के द्वारा होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लिप्स में मौजूद होते हैं आपके स्टोमाटा, स्टोमाटा मौजूद होता है लिप्स में, और इन्हीं स्टोमाटा की मदद से जो है ना गैसेस एक्सचेंज लिप्स में होता है। इसका आंसर होगा आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मसल सेल engaged in vigorous activity build up a high concentration of। अब देखिए इसका आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फूड मौजूद है आपके सेल में, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब फूड जो है वो आपको ब्रेक डाउन करेगा। फूड मौजूद है किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में, समझ लीजिए ग्लूकोज।
ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है ना आपको साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस चीज में? पायरुविक एसिड में। ओके, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। जब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आपको एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, मैंने बताया था। और जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इससे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहां पे आपको इन मसल्स में जब आप रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो यही जो है पायरुविक एसिड जो है आपको ब्रेक डाउन करता है किस चीज में? लैक्टिक एसिड में। अंडरस्टैंड? तो यहां पे वही है, मसल सेल्स एंगेज इन विग्रेस एक्टिविटी, रिग्रेस एक्सरसाइज आप अगर करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज में? लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर लैक्टिक एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अब देखिए ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। लेट्स सपोज दिस इज फूड, ओके, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड यहाँ पे अब दो चीज होता है, एक तो होगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर समथिंग में रिलीज हुआ। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये आपके दो मेथड से होता है। एक या तो ईस्ट में, खमीर ईस्ट में होता है, नहीं तो फिर मसल सेल में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट में होता क्या है, यह पायरुविक एसिड C2H5OH इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और मसल में मैंने बताया आपको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसमें ईस्ट में पूछा है तो यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेशन इन ईस्ट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है आपको दूसरा। या ये फिर थर्ड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? मसल्स में होता है यहाँ, लेकिन पूछ रहा है ईस्ट में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, टेक्स प्लेस ओनली इन डार्कनेस, ये तो गलत है। तो इसका आंसर बी, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर्स टू। टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। अब इसको समझते हैं। देखिए टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं इसको समझिए। सबसे पहले एक होता है आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, किसी भी जीव और इन्वायरमेंट के बीच में जो है ना, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ये आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। किसी भी जीव और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये होते हैं टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, रेस्पिरेशन बिटवीन टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये एल्वोलाई है। ठीक है, एंड दिस इज द ब्लड कैरिंग टिश्यू। ठीक है, ये ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू है। ब्लड जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये टिश्यू और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज एल्वोलाई, इन दोनों के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये ऐसे हमने पढ़ा था। फिर एक प्रकार का रेस्पिरेशन आता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर मैंने जो बताया, फूड, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन जो है साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड जो है उसे ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। उसे जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसे
एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या ब्रेक डाउन करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या ब्रेक डाउन करेगा, ये सारा चीज जो है ना आपको सेल के अंदर होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? ब्लड टिश्यू और एल्वुलाई के बीच में हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? आउटर एटमॉस्फेयर, मतलब नाक और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच में रेस्पिरेशन हो रहा है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो तीन प्रकार के रेस्पिरेशन आपको बॉडी में होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है? द टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है? टिश्यू रेस्पिरेशन यहाँ पे है, ब्लड टिश्यू में हो रहा है एल्वुलाई के बीच में, तो क्या ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मैंने बताया था क्या होता है, एक्सपायरेशन मैंने बताया था। इंस्पिरेशन दैट इज हवा का अंदर जाना, एक्सपायरेशन दैट इज हवा का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ये दोनों मैकेनिज्म ब्रीदिंग के कहलाते हैं। ये सारी चीज मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास। नेक्स्ट, द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी इज। अब देखिए, सेलुलर एक्टिविटी में अभी तक हमने देखा है कहीं भी एनर्जी रिलीज होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनएडी क्या है? एनएडी का फुल फॉर्म आप लोगों को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टीज होगी, बट इसका नाम है नाइकोटिनामाइड एडिनोनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। खैर छोड़िए, उसको जब बढ़ा रहा होगा उसमें देखेंगे। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है नाइकोटिनामाइड एडिनोनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD. DNA, deoxyribonucleic acid. RNA, that is ribonucleic acid. ATP, adenosine triphosphate. Okay, चलिए। During inspiration, हवा का अंदर जाना, air passes into lungs due to। अब हवा जो है, एयर जो है, वो लंग्स में किस प्रकार से पास करता है? अब देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था उस समय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड फॉल इन लंग्स प्रेशर। डिटेल में आप इसे प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज को। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड फॉल इन लंग्स प्रेशर, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड अ साइकिल कॉल्ड। देखिए, अब ये चीज तो मैंने बताया आपको, फूड में जैसे कि ग्लूकोज है, यह कन्वर्ट हुआ आपको पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो सेल के अंदर, मैंने बताया था आपको, याद कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना आपको एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को बोला जाता है आपको क्रेब्स साइकिल। और जो साइटोप्लाज्म में होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O इन द साइकिल कॉल। ठीक है, तो यहां पे आपके क्रेब्स साइकिल्स होंगे। क्रेब्स साइकिल इज द आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। During lack of oxygen, oxygen के absence में, in tissue of our body, the pyruvate is converted into lactic acid in। अब देखिए, ये तो मैंने बताया ही था आपको, in absence of oxygen, ऑक्सीजन के absence में दो जगह, एक तो ईस्ट में, दूसरा मसल्स में। मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, लैक्टिक एसिड। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? आपको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? चलिए, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, अभी मैंने बताया क्रेब्स साइकिल आपको कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट इनमें से क्या है? देखिए, फूड में एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, कहा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस।
तो end product of glycolysis is pyruvic acid. Pyruvic acid. Understand? ओके, तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं और आगे भी रैंडमली पूछे जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।